Hello and welcome to Toppers Notes. Today we are going to discuss about the current affair articles of 20 June 2022. Let's get started with first news article, that is new species of bamboo dwelling bat found in Meghalaya. As you can see in the picture, there is a bat which is of size of a thumb. एक अंगूठे के बराबर का ही एक छोटा सा चमगादड़ मिला है. इसके बारे में जानेंगे क्योंकि प्रीलिम्स में इन्वायरमेंट का जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है. तो ऐसे क्वेश्चंस जो है काफ़ी ज़्यादा स्पीसीज से रिलेटेड पूछे जाते हैं. तो सबसे पहली बात हमें इसमें ये याद रखनी है कि ये कहाँ पाया गया है, तो वो है मेघालय. उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कौन सी है ये हमें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है. सेकंड इसमें जो चीज़ हमें याद रखनी है वो है ये है बैम्बू ड्वेलिंग बैट है. इसके अलावा ये कौन सी सेंचुरी में पाया गया, नोंगखाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इस सेंचुरी का लोकेशन, इसके फीचर्स, जो भी इसकी जोग्राफिकल लोकेशन है, ये सारा आपको याद करना है क्योंकि जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क न्यूज़ में होते हैं उनसे सवाल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसके अलावा इसका क्या नाम रखा गया है, ग्लिस्क्रोफस मेघालयनस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स नामों से क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं. चलिए हम जान लेते हैं कि ये जो न्यूली डिस्कवर्ड बैट है इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है. सबसे पहले इट इज़ स्मॉल इन साइज एज वी सॉ इन द पिक्चर. बहुत ही छोटा है, एक अंगूठे के ऊपर ही आ गया है, एक अंगूठे की टिप के ऊपर ही आ गया है. सो ऑब्वियसली इट इज़ स्मॉल इन साइज एंड एज अ डार्क ब्राउन कलर विथ सल्फर येलो बेली. ओके, सल्फर येलो बेली हम याद रख सकते हैं, कुछ डिफरेंट सा है जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है. इसके अलावा क्या स्पेशलिटी है, इट इज़ द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ ए थिक थंब बैट नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट ऑल्सो फ्रॉम साउथ एशिया. मतलब इंडिया के साथ साथ पूरे साउथ एशिया में ये पहला ऐसा केस है जहाँ पे थिक थंब बैट जो है मिला है. इसके अलावा द रिसेंटली कलेक्टेड ग्लिस्क्रोफस स्पेसीज फ्रॉम मेघालय स्टेट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एक्सटेंड द नोन डिस्ट्रीब्यूशन रेंज ऑफ जीनस वेस्ट वार्ड इन टू साउथ एशिया. साउथ एशिया तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन रेंज फैला हुआ है. These are a particular kind of bats living in the internodes of bamboo with specialized morphological characters that help them to adapt to the life inside a bamboo. इन्हें bamboo dwelling bat कहते हैं. तो इसके बारे में बताया गया है कि कैसे बैम्बू के अंदर खुद को अडॉप्ट करते हैं. इनके कुछ स्पेशलाइज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं एक बैम्बू के अंदर सस्टेन करने के लिए. Nomenclature of the newly discovered species celebrates the state of Meghalaya where the new species was found. आपने इसके नाम के अंदर देखा मेघालयनस लिखा हुआ है, ठीक है. तो इससे पता चल रहा है कि ये जहाँ पर पाया गया है साइंटिस्ट ने उसी स्टेट के नाम पर इसके नाम को रखा है, ठीक है. इसके अलावा फ्यू ऑफ दीज बैट स्पीसीज फ्रॉम मेघालय आर एंडेमिक टू द रीजन. और उसमें से काफ़ी ज़्यादा ऐसी स्पीसीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेघालय में ही पाए जाते हैं. चलिए दूसरे आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं. Reasons behind telco's unhappiness with the government decision to set aside 5G airwaves for private enterprises. 5G के बारे में हम काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से सुन रहे हैं कि अब डिप्लॉयमेंट होगा, अब स्पेक्ट्रम जो है बिडिंग होगी, अब ये होगा. लेकिन काफ़ी दिनों से जो है ये डिले हो रहा था प्रोजेक्ट. फाइनली इसकी डेट अनाउंस हुई है कि जून के एंड तक या जुलाई के स्टार्टिंग में इसकी बिडिंग स्टार्ट हो जाएगी, स्पेक्ट्रम एलोकेशन हो जाएगा. लेकिन अब गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ डिसीजंस लिए हैं जिसकी वजह से जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं वो खुश नहीं हैं, ठीक है. तो हम इस आर्टिकल के अंदर वही एनालिसिस करेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया, उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और टेलकोस के क्या कंसर्न्स हैं, ठीक है. सो इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, इन सब की कैटेगरी से रिलेटेड ये आर्टिकल है और मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट इज़ द कंटेक्स्ट, द यूनियन कैबिनेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड ऑक्शन ऑफ 5G स्पेक्ट्रम बैंड्स, ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया. अब इसमें मेन प्रॉब्लम यहाँ आती है, द पोर्शन ऑफ एयरवेव्स हैव बीन रिजर्व फॉर कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क्स. कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क्स के लिए कुछ जो है एयरवेव्स को रिजर्व किया गया है. तो उसकी वजह से जो है बिजनेस पर टेलकोस के इम्पैक्ट पड़ेगा. तो उसी से रिलेटेड एनालिसिस हम यहाँ पर करेंगे. द प्रपोजल इज़ बीइंग अपोज बाय द टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स. ऑब्वियसली उनका जो है बिजनेस डिवाइड होगा. गवर्नमेंट ने कितना बड़ा डिसीजन ले लिया है कि हम स्पेक्ट्रम का कुछ पार्ट जो है प्राइवेट
कैप्टिव प्रोवाइडर्स को देंगे और इसी डिसीजन से जो है वो नाखुश हैं। चलिए देख लेते हैं रीजंस बिहाइंड डिले इन द रोल आउट ऑफ 5G टेक्नोलॉजी इन इंडिया। अभी तक जो है 5G टेक्नोलॉजी रोल आउट में इतना ज़्यादा डिले क्यों हुआ, सबसे पहले उसका कारण जान लेते हैं। द डिले इन ऑक्शनिंग ऑफ स्पेक्ट्रम बैंड्स इज अ रिजल्ट ऑफ इट्स राउंड ऑफ कंसल्टेशन विद वेरियस स्टेक होल्डर्स टू डिसाइड ऑन बैंड्स दैट कैन बी सोल्ड, ब्लॉक साइजेज एंड द रिजर्व प्राइस। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी डिप्लॉय हो रही है तो वाइडर कंसल्टेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हर एक स्टेक होल्डर के साथ। तो गवर्नमेंट वॉज टेकिंग इट्स ओन टाइम टू डू ऑल दीज थिंग्स कि कैसे बैंड्स को सेल करें, ब्लॉक साइज़ क्या होगा, रिजर्व प्राइस क्या होगी। तो इन्हीं सब कंसल्टेशंस की वजह से जो है 5G टेक्नोलॉजी का जो रोल आउट है वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा था। अबाउट कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क्स एंड वाई डू दे नीड स्पेक्ट्रम बैंड्स। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क्स क्या हैं और उनको स्पेक्ट्रम बैंड्स की क्या ज़रूरत है। मतलब उनको नॉर्मली जो है जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके थ्रू उनको इंटरनेट क्यों नहीं चाहिए, उनको अलग से ही क्यों चाहिए, तो वो सारी बातें हम इसके अंदर जानेंगे। सबसे पहले दीज आर प्राइवेट वायरलेस नेटवर्क्स बिल्ड स्पेसिफिकली फॉर इंडिविजुअल एंटरप्राइजेज। जैसे कि एक ऑफिस के अंदर प्रॉपर एक वाईफाई नेटवर्क लगा रहता है तो वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पर्सनली जो है इंस्टॉल किया जाता है ताकि वहाँ के ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं उनको एक प्रॉपर स्पीड मिल सके। अगर हम एक नॉर्मल कॉमन डेटा सर्विस प्रोवाइडर से जो है अपनी सर्विसेज लेंगे तो वो बहुत सारे लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा, तो जो स्पीड है वो बहुत ही कम हो जाएगी। तो उसकी ही कारण जो है लोग मोस्टली अपना पर्सनल सर्विस प्रोवाइडर हायर करना प्रेफर करते हैं। दीज नेटवर्क्स आर ऑफन डिप्लॉयड एट अ सिंगल यूनिट, फॉर एग्जांपल अ फैक्ट्री। सिंगल यूनिट में हमेशा डिप्लॉय होता है, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया ऑफिस, वैसे ही किसी फैक्ट्री में ये जो है हमेशा डिप्लॉय होते हैं। दे कैन ऑल्सो बी यूज इन अ वाइड एरिया सेटिंग, फॉर इंस्टेंस टू मॉनिटर अ माइन इन रियल टाइम। तो ऐसा नहीं है कि एक छोटी सी जगह के लिए या एक बड़ी जगह को मॉनिटर करने के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। Airports and ports can also have their own private 5G cellular network to process imaging data coming from surveillance cameras to manage the facilities। ठीक है, तो ये जो बोल रहे हैं कि पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स पे जो इमेजिंग डेटा आता है उसको प्रोसेस करने के लिए बहुत ही हाई लेवल का, हाई स्पीड का जो डेटा चाहिए होता है, तो वहाँ पर भी ये कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क्स यूज़ किया जा सकता है। Several enterprises around the world are working on setting up private 5G networks so they offer reliable, fast, secure wireless communication. So these are the properties or the features of captive private networks. That is why they are in demand, क्योंकि they offer reliable, फास्ट, सिक्योर वायरलेस नेटवर्क। एक तो बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय है क्योंकि आपके पर्सनल जो है आपके खुद के ऑफिस में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, साथ ही साथ फास्ट है क्योंकि कम लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और सिक्योर भी है कि आपका डेटा कहीं और जाके जो है स्टोर नहीं हो रहा है, आपके खुद के ऑर्गेनाइजेशन में ही स्टोर हो रहा है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, द की रीज़न ड्राइविंग दिस अडॉप्शन इज़ द नीड फॉर ग्रेटर डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। अगर मैं जियो यूज़ कर रही हूँ तो मेरा सर्विस प्रोवाइडर मेरा पूरा डेटा स्टोर करता है, लेकिन अगर मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई प्राइवेट सेक्टर जो है उनका नेटवर्क यूज़ कर रही हूँ तो मैं अपना डेटा अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही स्टोर कर सकती हूँ। तो मेरा जो भी प्राइवेसी इशू है वो इस तरीके से एड्रेस हो जाएगा। सो कनेक्शन बिटवीन इंडस्ट्री 4.0 एंड 5G। 5G नेटवर्क और इंडस्ट्री 4.0 यानी जो डिजिटल या फिर AI से डराइव जो इंडस्ट्री आने वाली है उसका और 5G का क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। ईच जनरेशन ऑफ सेलुलर टेक्नोलॉजी हैज़ एडेड अ लेयर ऑफ सोफिस्टिकेशन ओवर अनदर, स्टार्टिंग विद वॉइस से स्टार्ट हुआ था और धीरे 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 सोफिस्टिकेटेड लेयर्स जो हैं वो ऐड होती गई। ठीक है, दीज एयरवेव्स ने जनरेशन्स ओवर जनरेशन इनेबल किया है यूज़र्स को टू टेक्स्ट, यूज़ द इंटरनेट एंड व्यू द लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो कॉल एट द सेम टाइम। पहले क्या होता था फर्स्ट जनरेशन में कि हम सिर्फ मुश्किल से बात कर पाते थे, लेकिन जैसे जैसे नई नई जनरेशन्स आई हैं तो हम टेक्स्ट कर सकते हैं, हम इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं, इवन अब हम लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ वीडियोस कर सकते हैं एक ही समय पे। तो ये 3G 4G जो नए नए जनरेशन्स ऑफ सेलुलर नेटवर्क्स आ रहे हैं उनकी वजह से हो पाया है। अनलाइक इट predecessors, the latest wireless iteration opens a new paradigm in
सेलुलर कनेक्टिविटी। तो अभी तक जो है 4G तक जो है कुछ ऐसा हो रहा था कि हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते थे, मतलब एक फास्ट स्पीड ऑफ डेटा की ज़रूरत सिर्फ सर्विसेज के लिए थी। लेकिन ये जो 5G आ रहा है, इसके जो नीड्स एंड सर्विसेज हैं वो थोड़े डिफरेंट है और पहले वाली जनरेशन से बिल्कुल अलग हैं। द ट्रू बेनिफिट्स ऑफ 5G लार्जली अप्लाई टू इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज रैदर देन इंडिविजुअल यूजर्स। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस पर ही अप्लाई होते हैं, इंडिविजुअल यूज़र्स पर अप्लाई नहीं होते। यानी अभी तक जो है इनकी टारगेट ऑडियंस थे लोग, मतलब जो इंडिविजुअल यूज़र्स है, कि कोई वीडियो स्ट्रीमिंग करना चाहता है, या फिर कोई फ़ोन करना चाहता है, या फिर कोई टेक्स्ट करना चाहता है, या अपना डेटा अपलोड करना चाहता है, या फिर वॉच करना चाहता है। लेकिन अब जो 5G आ रहा है उसकी टारगेट ऑडियंस मोस्टली इंडस्ट्री है। ठीक है, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए इसको ज़्यादातर लिया जाएगा। The recent advances like industrial AI-enabled robots, warehouses, autonomous vehicles on the roads, mixed reality headsets with advanced mobile applications that train workers require high-speed computing using real-time data at low latency. तो अभी हम रिसेंटली कई जगहों पर देखते हैं कि AI रोबोट्स यूज़ हो रहे हैं, या फिर हम कार्स को ऑटोमेटिक यूज़ करते हुए, मतलब दौड़ते हुए रोडों पर देखते हैं। तो अब इन सब चीज़ों के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? इंटरनेट। तो हमें एक बहुत ही ज़्यादा सुपरफास्ट इंटरनेट की ज़रूरत है जो रियल टाइम में सारा का सारा कैलकुलेशन करके आगे के इंस्ट्रक्शंस जो है वो दे सके। सो दिस इज़ एट द कोर ऑफ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वेयर डिवाइसेस टॉक टू ईच अदर टू परफॉर्म वेरियस टास्क। ठीक है, big tech firms like Google have been seeking direct allocation of spectrum to use in machine learning applications, connected devices and general AI advancements। तो हमें पता है कि गूगल है वो एक बहुत ही ज़्यादा अग्रणी कंपनी है जो इन सब चीज़ों के लिए काम कर रही है। तो इसलिए गूगल जैसी कंपनियां चाहती हैं कि हमें डायरेक्ट एलोकेशन हो स्पेक्ट्रम का, ताकि हम मशीन लर्निंग और ये AI से जितने भी रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उनको हम यूज़ कर सकें। ठीक है, So how does the government plan to set aside spectrum for private network operators? तो इनकी जो गूगल लाइक फर्म्स हैं, टेक फर्म्स हैं, जो AI वगैरह को यूज़ करके कुछ इंडस्ट्रियल 4.0 रिवॉल्यूशन लाना चाहती हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने कैसे प्लान किया है कि वो प्राइवेट नेटवर्क ऑपरेटर्स को कैसे स्पेक्ट्रम अलोकेट करेंगे, वो हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू DOT, प्राइवेट फर्म्स कैन सेट अप अ 5G नेटवर्क फॉर आइदर गेटिंग अ स्लाइस ऑफ public network from licensed telecom company, establishing an isolated on-premises network from the telecom service provider spectrum, obtaining spectrum directly from the Department of Telecom, or by subleasing it from telcos. So in these ways, a tech firm can set up a 5G network. So what are the concerns of telcos? तो हमारी जो heading थी मोस्टली यही थी कि telcos यानी telecom companies are unhappy. सो वॉट आर देयर कंसर्न्स? क्यों वो इतनी ज़्यादा इस चीज़ से डिसअपॉइंटेड है? ठीक है, देर इज़ नो जस्टिफिकेशन whatsoever for allocating spectrum to industry verticals for operating private capital networks। तो इनका ये कहना है कि इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप हमारी इंडस्ट्री को एक्सक्लूड करके उनको अलग से डेटा की जो है स्पेक्ट्रम अलोकेट कर रहे हो, बिकॉज 5G टेक्नोलॉजी हैज़ मोर इंडस्ट्री यूज़ देन फॉर इंडिविजुअल कंज्यूमर्स। तो 5G जो है मोस्टली इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को टारगेट करने की जगह इंडस्ट्रियल यूज़ है। तो अगर आपने इनको अलग से अलोकेट कर दिया तो हमारा जो बिजनेस है वो इससे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। सो टेलकोज वरी दैट प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज 5G spectrum allocation to set up private network will diminish their own revenue from the next generation of cellular networks. So these are their concerns. So what can be the way forward or the conclusion? वे फॉरवर्ड या कंक्लूज़न यही हो सकता है कि जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ फिर से कंसल्टेशन किया जाए, टेक फर्म्स हैं उनके साथ फिर से कंसल्टेशन किया जाए और सबके वरीज़ को एड्रेस करके एक मिडिल पाथ लेके देन उसके बाद स्पेक्ट्रम एलोकेशन किया जाए, ताकि जितने भी इंडिजिनस सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनका बिजनेस इस एलोकेशन की वजह से जो है इम्पैक्ट ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड। अग्निपथ स्कीम अभी बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है।
आप अगर न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंस देखने को मिल रही है कुछ स्टेट्स में। ये स्टेट्स के यहाँ पे नाम है। तो इसी के रिलेटेड ये आर्टिकल एनालिसिस है कि क्या कारण है, रीजंस बिहाइंड वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस अग्निपथ स्कीम। ठीक है, तो सबसे पहले कंटेक्स्ट में जो है स्टेट्स के नाम बताए गए हैं। तो स्टेट्स के अंदर कौन कौन से स्टेट्स के अंदर वॉयलेंस है, स्टेट्स के अंदर किस किस में वॉयलेंस हुई है, तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। दी स्टेट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू अ साइजेबल मैन पावर टू द आर्म फोर्सेज। ठीक है, तो हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कौन से स्टेट के अंदर जो है ये वॉयलेंस हो रही है, और ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर ये वॉयलेंस वहाँ पर क्यों हुई है, क्योंकि दी स्टेट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द साइजेबल मैन। तो प्रोटेस्ट हुई है वो क्यों हुई है, इतनी ज़्यादा वॉयलेंस क्यों देखने को मिल रही है, बिकॉज सेंटर अनाउंस्ड अ न्यू स्कीम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ जवान्स पर्सनल बिलो द ऑफिसर रैंक्स टू द 3 विंग्स। एक न्यू स्कीम आई है जिसके अंदर पुराने सारे प्रोविज़न्स पलट दिए गए हैं, कुछ न्यू प्रोविज़न्स आए हैं, तो वो जो है लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए इतनी वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट वो कर रहे हैं। यहाँ पे आप इस इन्फोग्राफिक के अंदर देख सकते हैं कि अग्निपथ स्कीम को कैसे गवर्नमेंट ने डिस्क्राइब किया है। चलिए अब हम इस स्कीम के बारे में जान लेते हैं कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टूर ऑफ ड्यूटी। टूर ऑफ ड्यूटी भी इसको कहा गया है क्योंकि ड्यूटी पर जाइए और टूर करके आ जाइए, सिर्फ 4 साल के अंदर आपको वहाँ से वापस भेज दिया जाएगा। सो दैट इज़ कॉल्ड एज अग्निपथ और टूर ऑफ ड्यूटी। इट विल बी द ओनली मोड ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स, सेलर्स एंड एयरमैन फ्रॉम नाउ ऑन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब ये सिर्फ एक ये नहीं है कि ये एक और वे निकल कर आया है कि हाँ पहले जो हो रहे थे वो तो हो ही रहे हैं और अब इस तरीके से भी हम रिक्रूटमेंट करेंगे, नहीं, दैट इज़ द ओनली मोड ऑफ रिक्रूटमेंट। यानी अब इसी तरीके से सारा का सारा रिक्रूटमेंट आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में होगा। एज लिमिट यहाँ पर बताई गई है, इसके बाद में इसको बाद में और बढ़ा दिया गया, लाइक पहले 21 साल ही थी, अब 23 कर दी गई है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि थोड़ा एज लिमिट बढ़ा देते हैं, लोग हो सकता है इससे शांत हो जाएं, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। लोग जो है इसको बिल्कुल जो है ख़त्म करने की मांग पर तुले हुए हैं। ठीक है, एट द एक्सपायरी ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट ओनली 25% ऑफ द सोल्जर्स टू बी नोन एज अग्निवीर्स विल बी री इनलिस्टेड फॉर रेगुलर मिलिट्री सर्विसेज। सिर्फ 25% लोगों को ही मिलिट्री सर्विसेज के लिए री इनलिस्ट किया जाएगा, बाकी के 75% लोगों को वहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो इसी बात पर सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है कि हम 4 साल मिलिट्री में सर्विस करेंगे और उसके बाद में हमारा क्या फ्यूचर है। ठीक है, सैलरी यहाँ पे बताई गई है कितनी है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा उनको क्या क्या अलाउंसेस दिए जाएंगे, कंट्रीब्यूटरी सीवियरेंस पैकेज, उसके अलावा नॉन कंट्रीब्यूटरी डेथ एंड डिसेबिलिटी कंपनसेशन। पेंशन प्रोविजंस नहीं होंगे, नॉट एलिजिबल फॉर पेंशन और ग्रेचुइटी, यानी जो 25% लोग आगे बढ़े हैं उनको ही पेंशन मिलेगी, इन 75% लोगों को किसी भी तरह की कोई भी पेंशन नहीं मिलेगी। क्या सिग्निफिकेंस बताया गया है इसका गवर्नमेंट के द्वारा, It would offer a 3-year degree or program to these enlistees in order to make them employable once out of service। यानी ये इनको 3 साल का एक प्रोग्राम के थ्रू इनको स्किल्ड किया जाएगा ताकि ये जब सर्विस से बाहर निकल जाएं तो एम्प्लॉयबल हो सके। ठीक है, तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो हाईलाइट किए गए हैं कि क्यों हमने ये स्कीम अडॉप्ट की, कुछ तो इसके फ़ायदे होंगे। तो क्या क्या फ़ायदे हैं, यंगर आर्म फोर्सेस, मोस्टली जो है हमारी आर्म फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि थोड़ी एज्ड है, यानी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक लोग सर्व करते हैं आर्मी के अंदर। तो ये जो है गवर्नमेंट चाहती है कि यंगर जो है जनरेशन यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे, तो आर्म फोर्सेस को एक यंगर एस्पेक्ट देने के लिए इस स्कीम को अडॉप्ट किया गया है। उसके अलावा मोर स्कोप फॉर कैपिटल एक्विजिशन, गवर्नमेंट का जो डिफेंस के ऊपर एक्सपेंडिचर है एक तो वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर आपने सिप्री की रिपोर्ट पढ़ी हो कि हमारा मिलिट्री एक्सपेंडिचर वर्ल्ड में 3rd नंबर पर है, चाइना और यूएस के बाद में, तो इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर है, तो वो पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ हमारा जो है इक्विपमेंट एक्विजिशन की तरफ नहीं है, वो सारा का सारा मोस्टली जो है वो लोगों को पेंशन, मतलब जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं उनको पेंशन देने में, उनको सैलरीज देने में, उनके मेंटेनेंस में जाता है।
तो गवर्नमेंट जो चाहती है कि ये जो पेंशन वाला पार्ट है, सैलरी वाला पार्ट है, ये कम हो और हमारा कैपिटल एक्विजिशन की तरफ जो है ज़्यादा बढ़े, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो है अब हम इससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर वहाँ पर नहीं बढ़ा सकते। जीडीपी का कुछ इतना बड़ा पार्ट वहाँ पर हम ऑलरेडी जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट चाहती है कि उसी पार्ट से जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट निकल कर आए। तो इससे क्या होगा कि अगर पेंशन वाला जो टर्म है वो कम होगा तो इक्विपमेंट एक्विजिशन और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश को नए नए उपकरण मिलेंगे, नए नए हवाई जहाज मिलेंगे, नए नए युद्धपोत मिलेंगे, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। डिसिप्लिन टू द सोल्जर्स एज सिविलियंस, इनका कहना है कि अगर 4 साल कोई आर्म फोर्सेस में नौकरी करके आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाता है और वही डिसिप्लिन उसको उसकी दूसरी जॉब्स में और एज ए सिविलियन उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अडॉप्टेड आफ्टर स्टडिंग प्रोसीजर्स इन अदर कंट्रीज़, इसके अलावा ये भी कहा गया है कि हमने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ की जो है प्रोसीजर्स को यहाँ पे फॉलो किया, उनको देखा और उसके बाद में ही हमने इसको अडॉप्ट किया है। ये एकदम से कोई नई टेक्निक हमने नहीं अपनाई है। काफ़ी सारे देशों में जैसे यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, वहाँ पर ये प्रैक्टिस फॉलो की जाती है, इसलिए इंडिया ने भी इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया है। रीजंस बिहाइंड स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट अक्रॉस स्टेट्स, क्या कारण रहे हैं कि इसकी इतनी ज़्यादा जो है प्रोटेस्ट के साथ इसको अपोज किया जा रहा है। स्कोर्स ऑफ वेटरन्स हैव प्लेड द स्कीम as an effort to scrimp or save on the revenue expenditure at the expense of the forces operational efficiency और फाइटिंग कैपेबिलिटीज़। जो वेटरन्स हैं जो काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे हैं उनके स्कोर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा और हो सकता है कि उनके चांसेस ही सारे के सारे मिलिट्री में जाने के ख़त्म हो जाए, तो इसकी वजह से हो रहा है। उसके अलावा शॉर्ट टाइम, सिर्फ 4 साल के अंदर आपको सारा का सारा जो है एक्विजिशन करना है, स्किल जो है सीखनी, और 4 साल बाद आपको वहाँ से रिटायर कर देंगे। तो उनका लोगों का ये मानना है, एस्पिरेंट्स का ये मानना है कि ये टाइम बहुत ही कम है। इम्पेयरमेंट ऑफ कोहेसिवनेस, उसके अलावा मिलिटरलाइजेशन ऑफ सोसाइटी, यानी सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर जाएंगे तो एक तरीके से सोसाइटी का मिलिटरलाइजेशन हो जाएगा। It is unfair to the potential recruit as well as the absence of continued employment guarantee at the expiry of 4 years when he is still in his 20s and without the skill set or credentials required to make the cut in the civilian corporate world could be demoralizing। ठीक है, तो ये जो इनका प्रोसेस है 4 साल का और वो अभी भी अपनी 20s में ही है, उसके पास कोई स्किल सेट नहीं है, कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है, तो उसके लिए ये एक बहुत ज़्यादा डिमोरलाइजिंग फैक्ट हो जाएगा। लास्ट में इट कट्स द रूट ऑफ द सोशल सिक्योरिटी एंड डिग्निटी दैट लूड द रूरल इंडियन यूथ टू द मिलिट्री फटीग। मिलिट्री की तरफ मोस्टली बच्चे इसलिए जाते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक बोलते हैं कि डिग्निटी से रिलेटेड जॉब है। अगर कोई भी मिलिट्री में या आर्म फोर्सेस में होता है तो उसकी फैमिली को बहुत ही अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है, उस इंसान को बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, उसके अलावा उसको सोशल सिक्योरिटी रहती है। तो सोशल सिक्योरिटी और डिग्निटी की वजह से ही मोस्टली गांव के लोग इसकी तरफ लूर होते थे और अब इन्होंने इसी रूट को काट दिया है, तो उसकी वजह से लोग इसकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, सो अभी जो है वे फॉरवर्ड या वे अहेड क्या निकल के आया है कि स्टेट ने तो बोल दिया है कि हम इस स्कीम के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, चाहे कितना ही प्रोटेस्ट हो, कितना ही रिजर्वेशन एक्सप्रेस किया हो, मिलिट्री वेटरन्स, इवन जो लोग रिटायर्ड हैं उन्होंने भी इसको बहुत ही ज़्यादा अपोज किया है, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट इतनी प्रोटेस्ट के बाद भी बोल रही है कि अभी तो हम इसके साथ ही आगे बढ़ने वाले हैं। इवन मिलिट्री आर्मी एंड एयरफोर्स हैव अनाउंस देयर रिक्रूटमेंट प्लान्स एंड नेवी इज़ एक्सपेक्टेड टू फॉलो सूट, यानी इन्होंने तो अपने प्लान्स भी अनाउंस कर दिए हैं कि हम कैसे जो है रिक्रूटमेंट करेंगे। तो इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट पीछे हटने को तैयार नहीं है। इट रिमेन्स टू बी सीन इफ अमेंडमेंट शुड such as extension of their initial service period, mandatory re-enlistment of at least 50% of Agniveers recommended by some veterans would be considered to fine tune the scheme। यानी अभी तो हाल फिलहाल आगे बढ़ रही है गवर्नमेंट इस स्कीम के साथ में, लेकिन जो भी मिलिट्री वेटरन्स ने जो भी सजेशंस दिए हैं कि इनिशियल पीरियड को थोड़ा बढ़ाया जाए, सर्विस पीरियड को, इसके अलावा मैंडेटरी री इनलिस्टमेंट ऑफ एटलीस्ट 50%, मतलब जो है 25% तो बहुत कम है, 50% तो कम से कम लाओ। तो ऐसे कुछ सजेशंस दिए गए हैं, देखते हैं कि गवर्नमेंट उन्हें अडॉप्ट करती है या फिर नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं।
हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है रिलायबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स ऑफ रिसेंटली रिलीज्ड PLFS दैट इज़ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो इसके ऊपर जो भी अभी डेटा रिलीज़ हुआ है उसके ऊपर रिलायबिलिटी क्यों कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या कंसर्न्स रेज हुए हैं, वो सारी बातें हम इस आर्टिकल एनालिसिस के अंदर डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ द कंटेक्स्ट ऑफ द न्यूज़? NSO that is National Statistical Office released the annual report of the basis of periodic labor force survey conducted during this much time। ठीक है, तो इससे प्रीलिम्स के लिए कौन सा एक पॉइंट हमको निकल के आता है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कौन कंडक्ट करवाता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI। सो ये यहाँ पर हम प्रीलिम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि इस सर्वे की PLFS सर्वे की क्या क्या फाइंडिंग्स रही हैं। सबसे पहले इन्होंने अपना डेटा प्रोवाइड करवाया अनएम्प्लॉयमेंट रेट के लिए। इसमें इन्होंने कहा है कि डिक्रीज़ हुई है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। एक तो इतना ज़्यादा भीषण इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हमारी कंट्री ने देखा, इतने लोगों की जॉब छूट गई, लोगों ने जॉब लॉस कर दी और इकोनॉमिकली लोग इतने वीक हो गए। और इनका ये कहना है कि इस टाइम पीरियड में अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज़ हुई है। तो ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे देखने को मिला है। उसके अलावा इन्होंने कहा है कि रूरल एरियाज़ में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी और अर्बन एरियाज़ में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी। तो हमें ये पर्टिकुलर फिगर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम इतना याद कर सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरिया वॉज ग्रेटर देन अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज़ और डबल। ठीक है, तो ये हम याद यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा क्या क्या मेथडोलॉजी इन्होंने यूज़ की वो हम देख लेते हैं। इनका जो फील्ड वर्क है एक तो वो 2 बार सस्पेंड हो गया क्योंकि कोविड चल रहा था और ये सारी के सारा सर्वे जो है पर्सन टू पर्सन हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, इसलिए इसको 2 बार सस्पेंड किया। इन्होंने क्या सिस्टम अडॉप्ट किया है, क्या मेथडोलॉजी अडॉप्ट की है, उसका नाम है रोटेशनल पैनल सैम्पलिंग डिज़ाइन। ठीक है, इसके बेसिस पे ये जो है पूरा सर्वे कंडक्ट करते हैं। इसको अर्बन एरियाज़ में यूज़ किया गया है, विच मीन्स ईच सेलेक्टेड हाउस होल्ड इन अर्बन एरियाज इज़ विजिटेड 4 टाइम। 4 बार उसको विजिट करके वहाँ से डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डेटा कलेक्ट किया जाता है। इट गिव्स एस्टिमेशन ऑफ की एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स। किस किस पे ये अपना एस्टिमेट्स देते हैं? सबसे पहले LFPR लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, तो प्रॉब्लम एरियाज़ क्या क्या हाईलाइट किए गए हैं आपने इसकी फाइंडिंग्स से ही देख लिया कि काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग डेटा है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, उनका क्या कहना है कि क्या इस जो डेटा के साथ में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, सबसे पहले तो उन्होंने इसकी अप्रोच और मेथडोलॉजी पे भी क्वेश्चंस उठा दिए हैं। क्या क्या कंसर्न्स हैं? सबसे पहला, PLFS और एनी सच सर्वे कैन नॉट प्रोड्यूस डिसेंट डेटा ऑन माइग्रेशन। माइग्रेशन में क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए, फिर वहाँ पर नहीं मिला तो वापस वहाँ से कहीं और चले गए, और नहीं ज़्यादा हो पाया तो वापस यहीं आ गए। तो काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स जो हैं यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तो इनका ये कहना है कि PLFS इतना डिसेंट डेटा इस माइग्रेशन क्राइसिस के ऊपर नहीं दे सकता, और इसके ऊपर जो डिसेंट डेटा है वो सेंसस यानी जनगणना, जो आने वाली जनगणना का जो डेटा आने वाला है वही एक प्रॉपर डेटा यहाँ पे प्रेजेंट कर सकता है। इट कैन नॉट कंपेयर अ नॉर्मल ईयर विद एन एबनॉर्मल पैंडमिक ईयर। यही हमने डिस्कस किया था कि पैंडमिक हिट ईयर के दौरान इतना ज़्यादा इकोनॉमिक डिस्ट्रेस रहा, तो उसको एक नॉर्मल ईयर के साथ कंपेयर हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एंड अ सेकेंड विजिट टू द रूरल household could have provided a bigger and a larger picture of unemployment that was not captured by PLFS। अर्बन एरियाज़ में 4 बार विज़िट करते हैं, रूरल एरियाज़ में 1 बार ही विज़िट करते हैं। तो इनका ये कहना है कि एक बार सेकंड विज़िट ज़रूर करना चाहिए था ताकि एक बिगर और लार्जर पिक्चर यहाँ पर निकल कर आ सके अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। उसके अलावा इनका जो एक और क्वेश्चन इन्होंने रेज़ किया है, कंपेयरिंग द लोअर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ to the PLFS report on unemployment presents a contradiction. According to the CSO, India's GDP growth fell over 7.3% during 2021। जब GDP रेट जो है वो गिरी है, तो फिर ये इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रिपोर्ट इन्होंने, अनएम्प्लॉयमेंट की जो रिपोर्ट इन्होंने दी है वो पूरी की पूरी इसके कॉन्ट्राडिक्शन में है और ये अनएक्सेप्टेबल है।
क्या सजेशंस दिए गए हैं कि ये ऐसे सारे ऑब्जेक्शंस फिर से ना आए। द कंट्री नीड्स रीजनेबली गुड डेटा फॉर एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज टू एड्रेस द इशूज सच एज अनएम्प्लॉयमेंट एंड फार्मर्स डिस्ट्रेस। इनका ये कहना है कि ये जो बड़े बड़े इशूज़ हैं कंट्री के, उनको एड्रेस करने के लिए हमें कोई रिलायबल और गुड डेटा चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव सर्वे के बाद में निकल कर आए। एंड गवर्नमेंट्स नीड डेटा टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक एंड सोशल बिहेवियर ऑफ द पीपल। और डेटा की ज़रूरत इसलिए भी है ताकि लोगों का इकोनॉमिक और सोशल बिहेवियर प्रॉपरली उसको जो है सर्वे किया जा सके और उसके बिहाफ पे देन उसके बाद कुछ अच्छी पॉलिसीज़ निकल कर आ सकें। वे अहेड क्या है इसका? द डेटा इज़ यूज बेसिकली फॉर प्लानिंग गवर्नमेंट इंटरवेंशंस इन वेरियस सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनिमल हस्बेंड्री एक्सेट्रा। तो ये कुछ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं हमारी कंट्री के, उनसे रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ हैं वो इस डेटा के बेस पर ही बनेंगी। एंड फॉर ड्राफ्टिंग एनी पॉलिसीज डेटा हैज़ टू बी इन कंटेक्स्ट। इफ़ रियलिटी इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड इन डेटा द पब्लिक में रिजेक्ट सच डेटा। तो इनका ये कहना है कि इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ आप इस डेटा के बेसिस पे बना रहे हो और अगर यही डेटा के अंदर रियलिटी रिफ्लेक्ट नहीं हुई तो मे बी पॉसिबल है कि पब्लिक इस डेटा को और इन पॉलिसीज़ को जो है रिजेक्ट कर दे। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है कोविड वर्सेंड द मैटर्स इन सुंदरबंस अकॉर्डिंग टू द यूएन रिपोर्ट। सुंदरबन आपको पता है बे ऑफ बंगाल के किनारे एक बहुत ही बड़ा जो है मार्श एरिया है, वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट है और काफ़ी ज़्यादा वास्ट एंड एक्सटेंसिव एरिया है। इंडिया एंड बांग्लादेश दोनों उसको शेयर करते हैं। तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनसे उनकी जो लिवलीहुड है, उनका जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस ने अभी रिसेंटली रिलीज़ की है। उसके अंदर ये बताया गया है कि कोविड-19 की वजह से जो है सुंदरबंस के लोगों के और ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो और ज़्यादा बिगड़ गए हैं या बुरे हो गए हैं। तो रिपोर्ट का जो नाम है यहाँ पर दिया गया है अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग कैस्केडिंग एंड सिस्टमेटिक रिस्क लेसन्स फ्रॉम कोविड-19। It was published recently, presents across cross-cutting findings from 5 case studies across the world, including Sundarbans of India. सुंदरबंस के साथ साथ जो है इन्होंने 5 क्रॉस स्टडीज़ जो है क्रॉस कटिंग फाइंडिंग्स की केस स्टडीज़ जो है ये यहाँ पे रिसेंटली प्रेजेंट की थी। तो वही उसके अंदर सुंदरबंस भी है जो इंक्लूड किया गया था। तो इंडिया के रिस्पेक्ट में इम्पॉर्टेंट जो है यही वाला एक रीज़न है जो इंडिया के रिस्पेक्ट में इम्पॉर्टेंट है। तो हम इसी के रिगार्डिंग जो कंसर्न्स हैं और जो सजेशंस हैं उनको हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं कि रिपोर्ट किसने रिलीज़ की। इट वॉज फंडेड बाय UNDDR, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन अक्रॉस 5 जोग्राफिकल लोकेशंस, जैसा कि हमने कंटेक्स्ट में पढ़ा था। ठीक है। It had not only triggered cascading effects throughout societies but also reinforced pre-existing vulnerabilities। तो इन्होंने क्या क्या चीज़ें हाईलाइट की हैं कि जो कैस्केडिंग इफेक्ट्स जो थे वो तो, और उसके साथ साथ प्री एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको भी रीइंफोर्स किया। अलॉन्ग विद लुकिंग इनटू मल्टीपल हजार्ड पर्सपेक्टिव इन द इंडियन सुंदरबंस द स्टडी लुक्स एट फ्रेजाइल सेटिंग ऑफ। तो मतलब इंडियन सुंदरबंस के साथ साथ कौन से और 4 रीजन्स हैं जिनको यहाँ पे इन्होंने स्टडी किया, थोड़ा सा हम इनके बारे में भी देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको सॉल्व कर सकें। सबसे पहला था बांग्लादेश का कॉक्स बाजार, उसके अलावा नेशनल स्केल इन इंडोनेशिया, उसके अलावा ग्वानक्विल इक्वाडोर एंड मैरीटाइम रीजन टोगो। तो इन सारे रीजन्स की स्टडी करके ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई। तो हमारे लिए सुंदरबन इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो हम देख लेते हैं कि सुंदरबन से रिलेटेड क्या क्या यहाँ पर फाइंडिंग्स आई हैं। सबसे पहले इम्पैक्ट ऑफ अम्फान। अम्फान वाज अ सुपर साइक्लोन जो इतने सालों में सबसे पहला साइक्लोन था जिसने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई। 6 दिन तक रहा और 6 दिन के अंदर अंदर उसने बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस वहाँ पे क्रिएट कर दिया, क्योंकि ये जो है बे ऑफ बंगाल में ये तूफ़ान आया था एंड सुंदरबन इज़ ऑल्सो इन द बे ऑफ बंगाल, ऑन द ब्रिंच ऑफ बे ऑफ बंगाल। तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको सबसे ज़्यादा इस चक्रवात की वजह से प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ा। उसके अलावा कोविड-19 का जो आउटब्रेक था
और अम्फान जो था वो दोनों साथ में आए थे, तो इनकी वजह से जो इम्पैक्ट्स दोनों के काफ़ी ज़्यादा ने डबल करके उनको और ज़्यादा डिस्ट्रेस कर दिया। यानी कोविड की वजह से लोगों का रोज़गार छिन गया, और अम्फान जब आया तो अम्फान की वजह से भी लोगों को अपना लिवलीहुड खोना पड़ा, तो उसकी वजह से उनको एक डबल डिस्ट्रेस का सामना करना पड़ा। इसकी वजह से इतने बिलियन डॉलर्स का जो है नुकसान हुआ, एंड इट वॉज द कॉस्टलीस्ट साइक्लोन एवर रिकॉर्डेड इन द नॉर्थन इंडियन ओशियन, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, हमने देखा कि दो चीज़ें एक साथ हुई, तो उसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा भारी आर्थिक नुकसान हुआ, एंड अ सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इन दिस एरियाज डिपेंडेंट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज फॉर लिवलीहुड, लाइक फिशर्स, क्रैब कलेक्टर्स, हनी गैदरर्स, बी कीपर्स, एग्रीकल्चरल्स। और जब साइक्लोन आया तो उसने सब कुछ तबाह कर दिया, और इनका जो लिवलीहुड है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। एंड ड्यू टू कोविड-19 कंटेनमेंट मेजर्स, रेस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन द एक्सेसिंग दीज नेचुरल रिसोर्सेज विच देमसेल्व्स वर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द साइक्लोन। एक तो साइक्लोन की वजह से इम्पैक्ट तो हुआ ही था, और कोविड की वजह से जो रेस्ट्रिक्शंस थे इनको एक्सेस नहीं कर पाए, तो इन जो दोहरी मार इनके ऊपर पड़ी है उससे इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान इनकी लिवलीहुड में हुआ है। एजुकेशन पे कैसे इम्पैक्ट पड़ा कि पहले ये लोग बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लाइफ जीते थे, तो इनके लिए एजुकेशन अफोर्ड करना वैसे ही बहुत इम्पॉसिबल सी थिंग थी, और बाद में जब एकदम से ऑनलाइन हो गया और फ़ोन्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू पढ़ाई चालू हो गई, तो इन लोगों के लिए तो और ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई कि पहले इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है और फिर ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ बढ़ गए, तो ये लोग अफोर्ड नहीं कर पाए, और उसकी वजह से वहाँ के लोगों के ऊपर, उनकी बच्चों के ऊपर एजुकेशन पे इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा रहा। इंक्रीज़ इन फोर्स मैरिजेज एंड चाइल्ड लेबर, फोर्स मैरिजेज, अब बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है और लोगों के पास पैसा नहीं है, तो बच्चियों की ज़बरदस्ती शादी करवाने का जो स्टैटिस्टिक्स था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि लोग सोच रहे थे कि फटाफट शादी करके हम अपना खुद का खर्चा बचाएं, और इस चक्कर में इतने ज़्यादा लोग, बच्चियों की ज़बरदस्ती शादी करवा दी गई। चाइल्ड लेबर क्यों बढ़ा? क्योंकि जब उनके पास में पैसे नहीं थे तो उन्होंने सोचा कि अपने बच्चों को भी हम लेबर में जो है फोर्स कर दें, उससे ज़्यादा पैसा आएगा, तो इसी कारण से चाइल्ड लेबर भी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। एंड एडिशनल बर्डन ऑन वुमन पहले ही बहुत ही ज़्यादा काम करती थी घर का, उसके अलावा बाहर मजदूरी करना और ये सब, लेकिन अब उनके ऊपर और एडिशनल डिस्ट्रेस आ गया कि घर में पैसों की कमी है, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, तो उन्हें डबल ऑफ द वर्क करना पड़ा, और इस तरीके से ये सारे के सारे इम्पैक्ट सुंदरबन के लोगों पर कोविड के टाइम पर हुए। सिग्निफिकेंस क्या रहा रिपोर्ट का कि ये रिपोर्ट ने कुछ फाइंडिंग्स लाके दी हैं, तो उनका कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए, क्या उसका महत्व है? इट रिमाइंड्स अस टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग द इंटरकनेक्शंस इन सोसाइटीज़ एंड वल्नरेबिलिटीज़ विद इन दैम। तो हमें ये समझना चाहिए कि जितनी भी वल्नरेबिलिटीज़ हैं या इशूज़ हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं, यानी कोविड, अम्फान, एजुकेशन, फोर्स्ड मैरिजेस, इम्पैक्ट ऑन वुमेन, इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन, ये सब इंटरकनेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं, और वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो भी इंटरकनेक्टेड हैं, तो इनके लिए जो सॉल्यूशन है वो भी एक इंटरकनेक्टेड सॉल्यूशन ही यहाँ से निकल कर आना चाहिए। कंक्लूजन क्या है? वाइल टेकिंग इनटू अकाउंट द फाइंडिंग्स ऑफ दिस रिसेंटली पब्लिश्ड रिपोर्ट, द गवर्नमेंट शुड फ्रेम पॉलिसीज वाइल इंटरकनेक्टिंग ऑल द इशूज फेस्ड बाय द पीपल ऑफ सुंदरबंस कलेक्टिवली, सो दैट सच इम्पैक्ट्स कैन बी टारगेटेड विद अ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच। गवर्नमेंट को इस रिपोर्ट को ढंग से पढ़ना चाहिए, उसके अलावा जो पॉलिसीज़ हैं, अब जो पॉलिसीज़ बने वो सारी की सारी इन इश्यूज़ को इंटरकनेक्ट करके बने, जो सुंदरबन के लोग कलेक्टिवली जो है फेस करते हैं, ताकि इस मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच से सारे के सारे इम्पैक्ट्स को एक ही साथ में टारगेट किया जा सके और एड्रेस किया जा सके। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव ऑन करते हैं। गवर्नमेंट टैक्स ICICI बैंक्स IT रिसोर्सेज एज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे, और ये भी पढ़ेंगे कि क्या इसका सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। मेटी, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, in a notification declared information technology resources of ICICI Bank as critical infrastructure under section 70 of the IT Act 2000। ठीक है, तो ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से प्रीलिम्स के लिए निकल के आता है कि क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी असेट को या किसी कंपनी को या फिर उसके IT रिसोर्सेज को करना है तो वो किसके अंडर होगा? तो वो IT Act 2000 के अंडर जो है वो होगा।
अब हम जान लेते हैं क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आखिर होता क्या है। एज पर द एक्ट इट मीन्स ए कंप्यूटर रिसोर्स द incapacitation or destruction of which shall have a debilitating impact on the national security, economy, public health और safety। इनका ये कहना है कि ऐसे कंप्यूटर रिसोर्सेज, मतलब कंप्यूटर्स तो बहुत सारे हैं, हम भी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, बाकी लोग भी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, इवन जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, बैंक्स में भी कंप्यूटर यूज़ होते हैं, हर जगह कंप्यूटर का यूज़ है। लेकिन ऐसे कंप्यूटर रिसोर्सेज जिनके डिस्ट्रक्शन से हमारी नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, पब्लिक हेल्थ या सेफ्टी पे इम्पैक्ट पड़ जाए, तो ऐसे कंप्यूटर रिसोर्सेज को हम क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। ऐसा आईटी एक्ट 2000 में डिफाइन किया गया है। ठीक है। सो पनिशमेंट एंड फाइन अंडर द एक्ट, एनी पर्सन हु सिक्योर्स एक्सेस और अटेम्प्ट्स टू सिक्योर एक्सेस टू द प्रोटेक्टेड सिस्टम इन कॉन्ट्रवेंशन टू द प्रोविजन शैल बी punished with imprisonment of 10 years and liable for a fine. National Critical Information Infrastructure Protection Center has identified the following critical sectors, यानी critical information infrastructure तो IT एक्ट के अंदर डिफाइन होता है, एंड NCIIPC जो है वो क्रिटिकल सेक्टर्स को घोषित करता है। तो इसमें कौन कौन से बताए गए हैं? पावर एंड एनर्जी, बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट, स्ट्रेटेजिक एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। सारे के सारे सेक्टर्स जो हैं हमारे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। इसके अलावा कौन कौन से हैं? कंट्रोल सिस्टम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल, एयरपोर्ट्स, रेलवे, मेट्रो एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, इन सबको कहाँ पे इंक्लूड किया गया है? CII में। अगर आप समझने की कोशिश करें तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि एक जो जगह है जहाँ से सारा का सारा इलेक्ट्रिसिटी डिप्लॉय होता है, अगर वहाँ पर कोई साइबर अटैक हो जाए तो उस पूरी सिटी के या रीजन के जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पे इम्पैक्ट पड़ेगा और इकोनॉमी पे भी अल्टीमेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए इसको सिक्योर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसको CII के अंडर रखा जाता है। ठीक है। तो ये सारे के सारे हमने क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्कस कर लिए। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। रोल ऑफ मरीन हीट वेव्स इन फ्यूलिंग द सुपर साइक्लोन अम्फान। अभी हमने एक आर्टिकल के अंदर पढ़ा था कि अम्फान ने कैसे इकोनॉमिक डिस्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ा दिया। अब हम देखेंगे कि इस अम्फान जो सुपर साइक्लोन आया था, इसको जनरेट करने में मरीन हीट वेव्स का क्या रोल रहा। व्हाट इज़ द कंटेक्स्ट ऑफ द न्यूज़? द एंथ्रोपोजेनिक वार्मिंग ऑफ द ओशियंस एंड एटमॉस्फेयर फैसिलिटेट्स द जनरेशन एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स सच एज मरीन हीट वेव्स एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो जो एंथ्रोपोजेनिक वार्मिंग होती है, यानी मानव जनित जो गर्मी जो है ओशियंस में और एटमॉस्फेयर में होती है, तो उससे क्या होता है, एक्सट्रीम इम्पैक्ट्स इवेंट्स जो हैं वो जनरेट होते हैं और इंटेंसिफाई होते हैं। जैसे मरीन हीट वेव जनरेट हुई हैं तो वो और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएंगी। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आए हैं तो वो और भी ज़्यादा जो है ज़्यादा नंबर्स में जनरेट होंगे और इंटेंसिफाई होंगे। तो इस तरीके से हमारे खुद के जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारे खुद की एक्टिविटीज़ की वजह से, उसकी वजह से मरीन हीट वेव्स और उसके बाद में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जनरेट हो जाते हैं। चलिए इस आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें बताया गया है फास्टर वार्मिंग एंड जनरेशन ऑफ मरीन हीट वेव्स, कि कैसे वार्मिंग जो है फास्ट, मतलब वार्मिंग तो ओशन की होती ही रहती है, नेचुरल जो भी फैक्टर्स हैं उनकी वजह से भी, लेकिन अभी जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स आए हैं उसकी वजह से वार्मिंग फास्ट हो गई है और उसकी वजह से मरीन हीट वेव्स का जनरेशन भी काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गया है। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द ट्रॉपिकल इंडियन ओशन एट द सरफेस इज वार्मिंग एट अ रेट फास्टर एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द ग्लोबल ओशियंस। ग्लोबल ओशियन में भी सबसे ज़्यादा इंडियन ओशियन सबसे ज़्यादा फास्टर रेट पे यहाँ पे वार्म हो रहा है। द हाई सी सरफेस टेम्परेचर आर मोर ससेप्टिबल टू जनरेटिंग एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस दैट परसिस्ट ओवर डेज टू मंथ्स एंड आर टर्म्ड एज मरीन हीट वेव्स। तो जब हाई सी सरफेस टेम्परेचर बहुत दिनों के लिए परसिस्ट रह जाता है, या फिर अगर ओशन वार्म है और वहाँ पर वो कंडीशन अगर रह गई काफ़ी दिनों के लिए, तो उससे एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस बनती हैं और उसकी वजह से मरीन हीट वेव्स वहाँ पर जनरेट हो जाती हैं। इम्पैक्ट क्या होता है? सीवियर सोशियो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज सच एज फिश mortality and coral bleaching and also has the potential to interact and modify other extreme events such as tropical cyclones। आपको पता है मरीन हीट वेव्स यानी बहुत ही गर्म यहाँ पे वेव्स निकलेंगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो फिश हैं
जो इस टेम्परेचर को टॉलरेट ही नहीं कर सकती है तो वो एक मरेंगी। उसके अलावा जो कोरल्स है, आपने पढ़ा हो इन्वायरमेंट में, तो उनका जो टेम्परेचर का जो रेंज होता है वो बहुत ही कम होता है। तो जैसे ही ओशन का टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोरल ब्लीचिंग बढ़ जाएगी, कोरल मर जाएंगे और कुछ एक्सट्रीम इवेंट्स भी हो जाएंगे जैसे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और एग्जांपल अम्फान। ठीक है। सो रिसेंट स्टडी रिगार्डिंग बे ऑफ बंगाल एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, इसके रिगार्डिंग एक स्टडी की गई है कि बे ऑफ बंगाल में ही सबसे ज़्यादा साइक्लोन्स क्यों आते हैं। द बे ऑफ बंगाल एग्जिबिट्स हाई सी टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर एंड इज़ मोर प्रोन टू ट्रॉपिकल साइक्लोन। जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि मरीन हीट वेव्स जो है वो गर्मी से जनरेट होती हैं और फिर धीरे धीरे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को जन्म दे देती हैं। तो ये बे ऑफ बंगाल में पूरे साल हाई सी सरफेस टेम्परेचर रहता है, उसकी वजह से वही मरीन हीट वेव्स जनरेट होती हैं और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ज़्यादा वहाँ पर आते हैं। बे ऑफ बंगाल इज़ होम टू अराउंड 5 to 7% of total number of tropical cyclones occurring globally each year. It makes the North Indian Ocean vulnerable to the highest number of fatalities globally. सबसे ज़्यादा लोग यहीं पर ही मरते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा तूफान यहाँ पर आते हैं। अम्फान was the first super cyclone in the Bay of Bengal in last 21 years and intensified from category 1 to category 5 in less than 24 hours. सो हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि इतने सालों में पहली बार कोई सुपर साइक्लोन आया है और बहुत ही जल्दी ये साइक्लोनिक स्टॉर्म से सुपर साइक्लोन में कन्वर्ट हो गया और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल थे? मरीन हीट वेव्स। ठीक है। सो कॉजेज बिहाइंड द सुपर साइक्लोन, द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मरीन हीट वेव्स, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, उसकी वजह से हाई एनोमलस सी सरफेस टेम्परेचर हुआ और साइक्लोन ट्रैक को उसने कोइंसाइड किया और रैपिड इंटेंसिफिकेशन इन अ शॉर्ट पीरियड, यानी इतना ज़्यादा टेम्परेचर था कि उसकी वजह से साइक्लोन ट्रैक पर भी कोइंसाइड हो गया और काफ़ी कम समय के अंदर वो साइक्लोन इंटेंसिफाई हो गया। अदर फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, इसके अलावा मरीन हीट वेव्स के अलावा क्या क्या फैक्टर्स थे? ओशन स्ट्रेटिफिकेशन एंड वार्मिंग बिलो द सरफेस ऑल्सो प्ले क्रूशियल रोल। ठीक है। फ्यूचर फॉरकास्ट रिगार्डिंग सच इवेंट्स, क्या इन्होंने बोला है स्टडी के अंदर कि क्या ऐसे इवेंट्स और होने वाले हैं या फिर रुक जाएगा? तो आपको पता है कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ इतनी बढ़ गई हैं तो वार्मिंग बढ़ रही, तो ऑब्वियस सी बात है कि सच कंपाउंड और इंडिविजुअल एक्सट्रीम इवेंट्स आर गोइंग टू इंक्रीज इन द फ्यूचर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड इंडियन ओशन विल विटनेस द इंक्रीज इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ सच क्लाइमेट एक्सट्रीम्स। तो अब ये तो रुकने नहीं वाले हैं, लेकिन ये स्टडी है, ये कैसे सिग्निफिकेंट है इस चीज़ के अंदर कि ऐसे इवेंट्स तो होंगे, लेकिन ये स्टडी कैसे हेल्प करेगी? इट विल प्रोवाइड अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट एक्सट्रीम इवेंट्स दैट कुड एड इन इम्प्रूविंग द करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपाउंड एक्सट्रीम इवेंट्स दैट हैव सीवियर सोशो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज इन द अफेक्टेड कंट्रीज। इनके इम्पैक्ट्स तो हमने देख लिए, काफ़ी भयंकर होते हैं। तो ये जो स्टडीज़ आती हैं ये क्या करती है? मोस्टली गवर्नमेंट को जो है एक तरीके से गाइड करती हैं कि कुछ एक्सट्रीम इवेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होके कैसे इनको जनरेट करते हैं, तो उससे जो है एक बेटर पॉलिसी फ्रेमवर्क निकल के आएगा एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द पॉलिटिकल एंड साइंटिफिक अथॉरिटीज़ टू मेक बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन प्लानिंग फॉर वल्नरेबल कोस्टल कम्युनिटीज़ फ्रॉम सच एक्सट्रीम इवेंट्स। तो इसकी वजह से पॉलिटिकल एंड साइंटिफिक दोनों अथॉरिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि वो एक बेटर डिज़ास्टर मैनेजमेंट कर सकें और मिटिगेशन प्लानिंग कर सकें और वल्नरेबल कोस्टल कम्युनिटीज़ को ऐसे एक्सट्रीम इवेंट से बचा सकें। आज का हमारा करंट अफेयर एनालिसिस यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं ताकि हम इस जो हमारा इनिशिएटिव है इसको आगे और बढ़ा सके। थैंक यू सो मच।